अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने आज जो है वो 1935 का एक्ट जो है वो स्टार्ट करना था। कल हम लोगों ने तहरीक खिलाफत जो है वो अपनी कंप्लीट की है, इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। आज हम जो है बीच में 1935 के एक्ट के बारे में पढ़ेंगे। अब 1935 का एक्ट क्या था, क्यों नाफिज किया गया और क्या जो है वो इसके बीच में पॉइंट्स थे जो हिंदू और मुसलमानों के लिए जो है बरतानवी हुकूमत ने सेट किए। अब इसकी बैकग्राउंड थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो जैसे अब आपको पता है कि अभी जितना हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ा है कि 1857 की जंग आज़ादी के बाद क्या हालात मुसलमानों ने फ़ेस किए बरतानवी हुकूमत के अंडर आने के बाद। ठीक है, मुसलमानों ने क्या क्या नहीं देखा, किस तरह की ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं की। फिर तहरीक खिलाफत भी आ गई, जिसमें बहुत सारे एक्ट भी आए, जिसमें हुकूमत बरतानिया ने जो है वो 3 एक्ट ये देखे 1858 में, 61 में और 1892 में 3 एक्ट मुतारफ़ कराए थे ताकि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो उनकी हुकूमत बनाई जा सके बरसगीर के अंदर। वो उनके ऊपर जो है वो इसके अकॉर्डिंग जो है वो ये कुछ इस्लाहात भी नाफिज़ की गई। जो 1909 की मिंटो मार्ले इस्लाहात आई, 1919 की जो है वो मॉन्टिको चेम्सफोर्ड इस्लाहात के नाम से जो है वो एक एक्ट भी आया था, जिसमें सियासी निज़ाम के बारे में जो है वो एक कंप्लीट एक पैटर्न दिया गया हुकूमत बरतानिया की तरफ से, ताकि बरसगीर के अवाम को इसके ऊपर राज़ी किया जा सके और उसके अकॉर्डिंग जो है वो उनकी सियासी निज़ाम की बागडोर जो है वो संभाली जा सके। लेकिन किसी एक भी एक्ट के ऊपर अभी तक कंप्लीट अमल नहीं हो सका था, क्योंकि 2 अक़वाम थी, जैसे आपको पता है मुसलमान और हिंदू इकट्ठे रह रहे थे। तो किसी चीज़ पे मुसलमानों का इतराज़ था, किसी पे हिंदुओं का इतराज़ हो जाता था। तो ये जितने भी एक्ट आए थे वो सारे नाफिज़ुल अमल नहीं रहे। मुतारिफ़ ज़रूर कराए गए थे लेकिन इसके ऊपर कंप्लीट अमल नहीं होता था, क्योंकि दोनों के बीच में क्लैश आ जाता था। अब 1935 का वो वाहिद एक्ट था जो कि बनाया गया, जिसमें मुसलमान हिंदुओं के तमाम जो है वो डिमांड्स को भी माना गया और उसमें बैलेंस करने की कोशिश की गई थी। और अब आपको पता है कि 1919 में तहरीक खिलाफत का सारा वाक़या पड़ा, कैसे कैसे तहरीक चलाई गई और क्या कुछ नहीं हुआ। 1919 के बाद 1935 का बाप एक्ट पढ़े तो 1919 से लेकर 1935 तक ऐसे क्या हालात वाक़यात हुए थे कि 1935 का एक्ट बना के नाफिज़ किया गया, जिसमें आपने थोड़ा बहुत आपने हिस्ट्री को पढ़ा भी होगा। ज़ाहिर सी बात है, आप मैट्रिक में भी इसको जो वो डिस्कस करते आए हो। अब 1919 के बाद जो है वो जंग अज़ीम का ख़ात्मा हो चुका था, तहरीक खिलाफत का भी ख़ात्मा हो गया, और साथ में कि कुछ 6-7 साल का अरसा या 8 साल का ऐसे था कि बरतानवी हुकूमत ने मुसलमानों को और हिंदुओं को कहा था कि आप दोनों मिलके अपनी मर्ज़ी से कोई एक ऐसा एक्ट जो है वो उसका तैयार कर लें जिसके ऊपर आप अमल दरामद कर सकें और आपकी मुस्तक़बिल के जो जितनी भी अदारे हैं या जो आपकी हुकूमत जो सियासी निज़ाम है उसके अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन मुसलमान और हिंदू जो कि तहरीक खिलाफत की वजह से काफ़ी एक दूसरे से दूर हो चुके थे और उनका आपस में कोई पैचमेंट, कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो 1927 तक किसी भी किस्म के जो वो फैसले पर नहीं आ सके। कोई ऐसा उनका एग्रीमेंट साइन ही नहीं हुआ, कोई ऐसे इक़दामात उनकी तरफ से सामने आए ही नहीं जिसके ऊपर अमल बरतानवी हुकूमत कर सकती। 1927 में साइमन कमीशन रिपोर्ट आई। सर साइमन की सरकर्दगी में ये भी एक कमीशन गया था, जिन्होंने अपनी सिफारशात जो है वो अपने मुस्तक़बिल के लिए पेश की। फिर बीच में नेहरू रिपोर्ट भी आई, कायदे-ए-आज़म कुछ नकात बहुत मशहूर ज़माना, वो भी आए। बीच में खुतबा इलाहाबाद भी आ गया। उसके बाद 1930 से और लेकर 1932 तक 3 गोल मेज़ कॉन्फ्रेंसेस हुई थी। इसी जो है वो चक्कर में कि बरतानवी हुकूमत तक अपने मुतालबात जो है वो हिंदुओं ने भी भेजे, मुसलमानों ने भी भेजे, और फिर कॉन्फ्रेंसें भी बुलाने का मकसद यही था कि मुसलमान हिंदुओं को इकट्ठा करके एक जगह पर बुला के इजलास बुलाया जाता था और दोनों की डिमांड सुनी जाती थी कि ये दोनों जो है वो अक़वाम किस किस्म की डिमांड्स जो है वो हमसे चाहती हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो एक्ट बनाया जा सके। इसके बाद 1935 का एक्ट, ये तमाम वाक़यात के बाद जिसमें मुसलमानों का पैटर्न भी सामने आ गया, उनका लाया अमल सामने आ गया और साथ में हिंदुओं का जो नुक्ता नज़र था वो भी सामने आ गया था, और उसको सामने रखते हुए उन्होंने जो है वो हम अपनी जो है वो नेक्स्ट 1935 के एक्ट के लिए जो है वो राह हमवार की। तो जो 1935 का एक्ट था ये भी आपको बताती चलूँ साथ साथ कि जब हिंदुओं को और मुसलमानों को आज़ादी हासिल 1947 में, तो उस वक्त 1935 चूँकि कोई भी आइन या ढांचा उस वक्त मौजूद नहीं था, ना हिंदुओं के पास ना मुसलमानों के पास, तो पाकिस्तान में और भारत में जो है 1935 का एक्ट ही नाफिज़ किया गया था। कुछ तरमीम के साथ उन्होंने फ़ौरी तौर पे अपने मुल्क का जो निज़ाम था उसके अकॉर्डिंग चलाया था। इसका जो है वो हम लोग अहम खसूसियात अभी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 पे है वफाकी तर्ज़ हुकूमत, जो 1935 के एक्ट में जो शामिल किया गया था। वफाकी तर्ज़ हुकूमत जो है वो उन्होंने कहा कि एक्ट का जो नफाज है या उसका जो पहला पॉइंट है वो बरसगीर के लिए वफाकी निज़ाम होगा। वफाक में सूबे और रियासतें शामिल की गई हैं। बाद अज़ां रियासतों के नवाबों और राजाओं ने वफाक में शमूलियत से मजूरी ज़ाहिर कर दी, क्योंकि मरकज़ को काफ़ी इख्तियारात सौंप दिए गए थे।
अब जो रियासतें थी या जितने भी उस वक्त के सूबे थे उनमें वफाकी सिस्टम को जो है वो इंट्रोड्यूस कराया गया और ये कहा गया कि इसके अकॉर्डिंग जो है वो सिस्टम चलाया जाएगा, जिसमें इख्तियारात की तकसीम होती हैं सूबों के दरमियान और मरकज़ के दरमियान। आपने अभी जो फर्स्ट ईयर के हमने सारे टॉपिक्स पढ़े थे उसमें आपने वफाकी तर्ज़ी हुकूमत पढ़ा हुआ है, जिसमें इख्तियारात की तकसीम की जाती है। यही सिस्टम उस वक्त जो है वो बरसगीर में लागू करने की कोशिश की गई। ये जो 1935 के एक्ट का पहला हिस्सा। उसके बाद सेकंड पॉइंट था इख्तियारात की तकसीम है। चूँकि बरसगीर में वफाक बनाया गया, वफाकी निज़ाम हुकूमत था, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो इख्तियारात की तकसीम होनी थी जो कि मरकज़ी और सूबाई हुकूमतों के बीच में होनी थी। अब एक्ट में 3 फ़हरिस्तें शामिल की गई थी। नंबर 1 पे है वफाकी अमूर की फ़हरिस्त, दूसरी है सूबाई अमूर की और तीसरी मुश्तरका अमूर। वफाकी अमूर में ये हमारे जो है वो कुछ डिपार्टमेंट्स के मसाइल थे, जिसमें ख़ारजा अमूर ख़ारजा हैं, दिफा, करेंसी, रेलवे, तिजारत, मजहबी मामलात और कबायली अमूर शामिल थे। सूबाई अमूर की फ़हरिस्त में ज़राअत, सनत, तालीम, सेहत, समाजी बहबूद और पुलिस और रेवेन्यू वगैरह का जो सिस्टम था वो इसमें शामिल था। इसमें वफाक जो है वो ऑल इन ऑल है, यहाँ पे सूबाई अमूर में सूबे ऑल इन ऑल हैं। इस तरह के जितने मामलात होंगे इन तमाम डिपार्टमेंट्स के ऊपर वो आज़ाद और ख़ुद मुख्तार तौर पे फ़ैसले करेंगे। जो मुश्तरका अमूर की फ़हरिस्त है उसमें दोनों को इख्तियार दिया गया था कि जो भी मसला इन जो है वो इस फ़हरिस्त में आएगा वो उसमें सूबे भी इंटरफेयर करेंगे और वफाकी हुकूमत भी इंटरफेयर करेगी, मगर वफाक को इख्तियारात में हमेशा बरतरी ही हासिल रहेगी। ठीक है, अब ये 2 हमारे पास 3 उन्हें जो है टोटल बता दिए। इख्तियार की तकसीम का जो असूल था कि एक वफाकी अमूर की फ़हरिस्त जिसमें वफाक ऑल इन ऑल होगा, सेकंड में सूबे ऑल इन ऑल होंगे और तीसरे में दोनों मिल के फ़ैसला करेंगे कि इस तरह से जो है वो कोई रियासत का सिस्टम जो है वो कैसे चलाया जाएगा। और उसके बाद हमारा एक नेक्स्ट पॉइंट है 2 अमली का सिस्टम। 2 अमली से मुराद जो है वो सूबाई महकमों को अवाम के मुंतखब नुमाइंदों और गवर्नर के नामज़द नुमाइंदों में तकसीम करना था। यानी सूबे के अंदर जो हम लोगों ने भी वफाक ये इख्तियार की तकसीम पढ़ी है ना, तो उसमें उन्होंने बताया था ना कि हम लोग कुछ जो चीज़ें हैं वो सूबाई अमूर की फ़हरिस्त में आती हैं जिसमें सूबे ऑल इन ऑल होंगे। तो यहाँ पर 2 अमली का जो सिस्टम था वो इसके ऊपर फॉल करता है, सूबाई अमूर के ऊपर। अब सूबाई जो महकमे थे उसको कुछ अवाम के नामज़द मुंतखब नुमाइंदों में और गवर्नर के नामज़द नुमाइंदों में तकसीम करना था। अवामी नुमाइंदों को दिए जाने वाले महकमे ट्रांसफ़र जो है वो सब्जेक्ट्स कहलाएंगे और नामज़द नुमाइंदों को दिए जाने वाले जो महकमे थे वो गैर जो है मुस्तक़िला या फिर रिज़र्व जो है वो डिपार्टमेंट्स कहलाते हैं। 2 अमली का निज़ाम 1919 के एक्ट की रूह से मरकज़ी सूबाई दोनों सतहों पर मुतारिफ़ कराया गया था, लेकिन 1935 के एक्ट में इसका जो सिस्टम था वो सूबाई सतह पे ख़त्म कर दिया गया और मरकज़ में एज़ इट इज़ कायम रहा। यानी वफाकी निज़ाम हुकूमत में ये कायम रहा और सूबाई में इसको 1935 के एक्ट में ख़त्म कर दिया गया। और बाज़ महकमे जो वो बराह रास्त उसके गवर्नर जनरल की तहवील में रहने दिए और बाकी महकमे मुंतखब वज़रा के हवाले किए गए। वज़रा अपनी ज़िम्मेदारियों के हवाले से कानून साज़ असम्बली को जवाब दे होते थे। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है गवर्नर जनरल के जो इख्तियारात हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। ये इंशाल्लाह हम लोग कल जो है वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आज तक के लिए इतना। अभी थोड़ा सा आप इसको प्लीज़ इसके बैकग्राउंड पे और इसकी जो है वो ये अहम जो तो हमने 3 इसकी ख़ुसूसियात पढ़ी इसको अच्छे तरीके से याद करना है, अच्छे तरीके से याद करना है। मैं इंशाल्लाह कल आपको जो है उसके ऊपर थोड़ा सा जो है वो वर्कआउट भी दूँगी एंड इंशाल्लाह कल अब आपसे मुलाकात होगी। हमने 4th पॉइंट से जो है इंशाल्लाह अब कल स्टार्ट करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।